नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी अलग्योजा। एक अनुरोध, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादानुसार आंखें बंद करके मान लेता। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता था। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसको इतना दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, उसका यही फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वह तो कहो कि पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह हो जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, दुर्बल की फरियाद कोई भी नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन कटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह तो मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रित बनकर इस घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी। अवस्था अभी कुछ ज्यादा भी न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही होगा ना कि लोग हंसेंगे। बला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा नहीं होता? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थे कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया कि लड़के घर में नहीं है और यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को तो मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर बोलता भी नहीं। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े के ऊपर बैठा ऊंट की गंडेरिया बना रहा था। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। यह तो आज नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी छिपा रखी है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में जाओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हुई काकी, डर किस बात का? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल कर लाया। 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोकने के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, यह गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई, और किसने? भगत के घर से वसुला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खन्नू, मैं खींचूं।
खन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव का बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। खन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण, और बचिया कैसे भागी? सब के सब दौड़ पड़ी। केदार, काकी रघु दादा दो दो गाड़ियां एक साथ खींच सकते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक ही परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खन्नू, अब हमारे घर भी गाय आएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें गाय ला दो। गिरधारी बोला है कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपये किसके घर से आवेंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी। मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बचिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन सी जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के दूध न पिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे भी अच्छा नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो गाय की चिंता में ही चल बसे। न रुपए आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब बेचना ही है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसुली ले जाना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहरें पहने या न पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई काकी? गांव में कौन है जो तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा ईमानदार, मेहनती, बातों का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के विरुद्ध वह कोई कार्य न करता। जब उसकी उम्र 23 वर्ष की हो गई तब पन्ना बार बार कहती कि भैया बहू को विदा कर लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझे को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी क्या जल्दी है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपने घर की शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है काकी। तुम्हें जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज ही आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से, जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी ना? मुझे भीतर बाहर सारा काम करना पड़ता है। मैं आज ही उसे बुलाई लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता और उसका गुलाम हो गया है। न कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाइयाँ ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे।
शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल जब वह पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन का सा हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए हुए मुस्कुराती हुई चली आती हो। मूलिया बैंके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनकर बैठे, उसके लड़के रईसजादे बनकर घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई के किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते हैं तब तक रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु, तो फिर क्या करूं तू ही बता, लड़के तो अभी घर का काम करने के लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने तक को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूं मैं लौंडी बनकर न रहूंगी। रुपए पैसे का हिसाब मुझे नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए तो घर पर ही हैं, मगर देख लेना तुम्हें एक कौड़ी भी जो मिले। रघु, रुपये पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया चाहे जो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हुई हूं मैं। भाड़ लीप कर भी हाथ काला ही रहेगा, देख लेना। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथोथंबो किया तो भी साल 6 महीने से ज्यादा काम न चल सकेगा। बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या हो जाएगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन बाद एक दिन शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। पन्ना ने आहिस्ते से पूछा, आज अभी तक चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने क्या खाया? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर वह सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ भी नहीं थी, मगर उनके मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? हम चाहे जैसे रहें, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, ऐसी बातें मेरे सामने भूल कर कभी न करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना मैं जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर दूर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले।
पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले को जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तेलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उड़ गए? मूलिया, हाँ उड़ गए। रघु, कहाँ उड़ गए, जरा सुनो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से क्यों नहीं कहते कि पैसे निकालें? गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने भी न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया, पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर न यह उठती और न ही वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना और खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है। यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूं मैं, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेरे में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाए। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने की कल्पना उसने स्वप्न में भी न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था कि रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को अपने घर में न आने दूंगा, मगर होनी के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह पर कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निबाह न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निर्वाह न होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? क्या संसार में मेरे लिए जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं रह सकता। जिस दिन घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है, अनाज पानी तेरे ही हाथ में है। अब क्या रह गया? अगर कुछ काम धंधा नहीं करना चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता।
तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजूरी के लिए नहीं बनाए गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस नहीं। फिर भी तेरा जो काम करने का जी न चाहे मत कर, मगर मुझे अलग होने को न कह, मैं तेरे पांव पड़ता हूं। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना ही बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, पर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का कामकाज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान तो नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, बच्चे दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसको पूछने वाला न हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी, यह मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूं, तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं जानती कि तुम ऐसे निर्मोही हो तो इस घर में भूल कर भी ना आती, आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो तुमसे मन लग गया है। घर भी जाऊं तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात भी नहीं पूछते हो। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर नहीं डालती थी। रुखाई से बोला, मुलिया, मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन जाने कैसा हो जाता है, यह चोट मुझसे नहीं सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठ लो, लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में अभी भी कुछ कस बल है, अब देखती हूं कि तुम तो निरा मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली है तो तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे मालिक भगवान है। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ती भर की छांव न थी, उस वक्त जब भगवान ने निबाह कर दिया तो अब क्या डरना। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी क्या पागल हो गई है? जानती नहीं कि 2 रोटियां होते ही मन भी 2 हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या कर लेगा। परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज न जाने इनकी क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो मैं खुशी से दे दूंगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ती भी आऊंगी। यह भूल कर भी न सोचना कि मैं तुमसे अलग होकर तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उस दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। मरते दम तक यही असीस मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना वहां से रोती हुई चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पौ 12 हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लेने को चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने दल में जाती हैं। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है।
बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर उनके बाल बच्चे हो जाएंगे, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू, बुढ़िया यही चाहती है कि सब जन्म भर उनकी लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात पूछते नहीं, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरिया का मुंह देखेंगे। फिर पहले से ही फटकार देना अच्छा है, बाद में कोई कलंक तो न होगा। मुलिया पानी लेकर घर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाकर नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हो, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु, सुन तो रहा हूं, क्या बहरा हो गया हूं? रोटी तैयार हो तो जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर कुछ न कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है तो नहा धोकर खा लो ना, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझला कर कहा, काकी तो घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खा लूंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी और उसे जली कटी सुनानी भी पड़ेगी। उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। शेष कहानी अगले भाग में बहुत ही जल्द। जुड़े रहिए।